मैं आपको लेवल फर्स्ट में जो भाषा सेकंड हिंदी थी वो कराने जा रही हूँ। ये लेवल फर्स्ट का पेपर है। लेवल फर्स्ट की भाषा सेकंड हिंदी का पेपर है। इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये एक पद्यांश था। इसके आधार पर 61 से 65 तक के उत्तर देने थे। तो देखो, हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको ना सूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुबाण बाग्नि से जलो, प्रवीण हो जय बनो बढ़े चलो। ये क्या था? पद्यांश था। तो पद्यांश के संबंध में असंगत व्याख्या है। तो देखो, इसमें असंगत पूछा जा रहा है तो संस्कृत में शब्दावली है। उदात्त राष्ट्र प्रेम हमको दिखाई दे रहा है। अनुप्रास अलंकार का प्रभावी प्रयोग हुआ है, लेकिन अप्रभावी नाद सौंदर्य नहीं है। यदि प्रभावी नाद सौंदर्य होता तो वो सही माना जाता, लेकिन इसमें क्या लिख रहा है? अप्रभावी नाद सौंदर्य। इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, सैन्य सिंधु में कौन सा अलंकार है? तो सैन्य रूपी सिंधु तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। वक्रोक्ति है नहीं, उत्प्रेक्षा है नहीं, श्लेष अलंकार है नहीं। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द के क्या होते हैं? दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं। तो सैन्य रूपी सिंधु, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पद्यांश में मातृभूमि के सपूत की विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द नहीं है। तो देखो, शूर जो शब्द आता है वो सपूत के लिए आता है, अमर्त्य ये सपूत के लिए आया है, प्रवीण सपूत के लिए आया, लेकिन भारती ये सपूत के लिए नहीं आया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भारती इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वतंत्रता हेतु किस प्रकार की आग के समान जलने का आह्वान कवि ने इस कविता में किया है? तो इस कविता में हमको बताया गया है कि जंगल की आग के समान नहीं किया, ईर्ष्या की आग के समान नहीं किया, अंतरिक्ष की आग के समान नहीं किया। कौन सी आग के समान किया है? समुद्र की आग के समान किया है। देखो, इसमें आगे ये लेवल फर्स्ट का पेपर है। इसमें आगे देखो दे रखा है। इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं तो सुबाण बाग्नि से जलो, तो ये कौन सी है? समुद्र की आग के समान किया गया है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? समुद्र की आग के समान। क्वेश्चन नंबर 65 है, पद्यांश में वर्णित प्रमुख जीवन मूल्य कौन सा है? तो जीवन मूल्य क्या है? प्रकृति प्रेम है कि राष्ट्र प्रेम है कि संघर्षों से पलायन है कि मानवीय सौहार्द है? तो इसमें हमको क्या दिखाई दिया था? राष्ट्र प्रेम दिखाई दिया था। तो इसमें क्या है? जीवन मूल्य राष्ट्र प्रेम है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। तो अविश्वसनीयता है, संकीर्णता है। तो इसमें यदि विश्वसनीय होता तो सही माना जाता, ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है, लेकिन इसमें ए लग गया तो ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। संकीर्णता भी गलत है। तो कौन सी है? अवैधता। वैधता होता तो सही माना जाता। तो इसमें क्या आ जाएगा? विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वह बाजार से सामान लाने जाएगा। उक्त वाक्य में उद्देश्य है। आपको पता है वाक्य दो प्रकार से, उद्देश्य और विधेय होता है वाक्य में। तो ये जो वह है ये क्या है? उद्देश्य है। बाजार से सामान लाने जाएगा, ये क्या होता है? विधेय, विधान करने वाला। तो इसमें उद्देश्य क्या आ जाएगा? वह। बाजार से नहीं है, सामान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भाषाई दक्षता के विकास हेतु संगत पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है। तो देखो, भाषा का दक्षता का विकास कब होता है? कवि सम्मेलन होता है तो उसमें भी बोलकर क्या होता है? भाषा का विकास होता है। नाट्य अभिनय में भी भाषा का विकास होता है। हम किसी से वाद विवाद करते हैं तो भी भाषाई दक्षता का विकास होता है, लेकिन ध्यान में भाषाई दक्षता का विकास नहीं होता। ध्यान में क्या होता है? मनन स्मरण शक्ति तेज होती है, लेकिन भाषाई दक्षता का विकास नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अभिव्यक्ति में कौन कौन से भाषाई कौशल
सम्मिलित होते हैं। हम अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं? बोलकर कर सकते हैं या लिखकर कर सकते हैं। यदि मुझे किसी से कुछ कहना है तो मैं क्या करूँगी, उसके सामने कैसे अपने विचार अभिव्यक्त करूँगी? या तो उसके सामने बोलकर करूँगी या मैं लिखकर करूँगी। तो क्या आ जाएगा? बोलना और लिखना। तो सुनना और बोलना नहीं आएगा, पढ़ना और सुनना नहीं आएगा। भाषाई कौशल में अभिव्यक्ति में कौन से होते हैं? बोलकर और लिखकर। क्वेश्चन नंबर 70 है, मातृभाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं संगत विधि है। आपने देखा होगा एक बच्चा होता है, वो मातृभाषा कैसे सीखता है? अपने माँ को देखता है बोलते हुए, पिता को देखता है, अपने बहन भाइयों को देखता है, तो वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो प्रयोगशाला विधि तो बाद में आती है, तो किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। व्याकरण विधि भी बाद में आएगी, प्रोजेक्ट विधि भी बाद में आएगी, लेकिन मातृभाषा शिक्षण वो कैसे सीखता है? अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो देखो वाक्य का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। वाक्य का प्रकार साधारण भी होता है, मिश्र भी होता है, संयुक्त भी होता है, लेकिन निषेधवाचक कोई वाक्य का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 72 है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक प्रक्रिया ही होती है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में यह कथन कैसा है? तो उपचारात्मक शिक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं? उस समस्या का निदान होगा जब हम उसका क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। तो यह कथन कैसा है? सत्य है, असत्य नहीं है, समृद्ध नहीं है, भ्रामक नहीं है। यह कथन बिल्कुल कैसा है? सत्य है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है? निदानात्मक प्रक्रिया ही होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें से मौन वाचन का प्रकार है। हम मौन वाचन का प्रकार क्या है? देखो अनुकरण होगा नहीं, संवेद होगा नहीं, सामूहिक होगा नहीं। मौन वाचन हम कैसे कर सकते हैं? गंभीर रूप से ध्यानमग्न होकर हम क्या करते हैं? मौन वाचन करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? गंभीर वाचन आ जाएगा। अब देखो गद्यांश है, इसके आधार पर हमको 74 से लेकर 83 तक के उत्तर देने हैं। तो देखो गद्यांश में क्या है? प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का प्रकाश विश्व भर में फैल रहा है। मैं इसके डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। समन्वित शब्द में निम्नलिखित में से उपसर्ग है। अब देखो ये समन्वित शब्द है, इसमें उपसर्ग देखो कौन सा हो जाएगा? समन्वित में सम उपसर्ग हो जाएगा, और भी इसमें देखो अनु भी उपसर्ग है, तो इसमें अनु तो दे नहीं रखा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? सम उपसर्ग हो गया। गद्यांश में प्रयुक्त देवी देवताओं शब्द में कौन सा समास है? जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। देवी भी अपने आप में प्रधान है और देवता भी अपने आप में प्रधान है, तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व हो गया। बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है, दिगु में संख्यावाची शब्द आता है, अव्ययी भाव में प्राय उपसर्ग के रूप में प्रारंभिक पद प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संस्कृति की धारा निर्बाध रूप से हजारों वर्षों से बहती चली आ रही है। बहती चली आ रही है, वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो इसमें देखो भूतकाल तो है नहीं, भविष्य काल है नहीं, इसमें कौन सा है? वर्तमान काल है, जो कि अपूर्ण वर्तमान काल है, जो कि चली आ रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। अज्ञात भविष्यत काल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सैंधव शब्द निम्नलिखित में से है। देखो ये सैंधव शब्द क्या क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या अव्यय है? तो ये सैंधव शब्द क्या है? ये सिंधु प्लस ऐसे बना है। किससे बना है? ये सिंधु प्लस ऐसे सैंधव शब्द बना है, तो ये क्या हो गया? ये संज्ञा हो गई। सिंधु क्या हो गया? सैंधव क्या होता है? सिंधु प्रदेश का घोड़ा भी होता है, सिंधु के निवासी भी होते हैं, और एक क्या होती है? एक सिंधु नदी के बारे में भी आता है, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 78 है, आत्मा से संबंधित ज्ञान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आत्मा से संबंधित ज्ञान, तो देखो सार्वभौमिक होगा नहीं, देह होगा नहीं, आत्मसात होगा नहीं, इसमें क्या होगा? आध्यात्म होगा। आत्मा से संबंधित ज्ञान क्या होता है? आध्यात्म होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित विकल्पों में से सदैव बहुवचन के रूप में यथावत प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बहुवचन के रूप में संस्कृति, सभ्यता, सामग्री या प्राण। तो बहुवचन के रूप में हमेशा किसका प्रयोग होता है? प्राण शब्द का प्रयोग होता है। आंसू का भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि नहीं है? हमको यण संधि देखनी है, कौन से शब्द में यण संधि नहीं है? तो देखो व्यक्ति में यण संधि है, अध्ययन में यण संधि है, व्यवस्था में यण संधि है, लेकिन सभ्यता में क्या है? यण संधि नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभ्यता आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, यह प्राप्त सामग्री आज भी हमारा गौरव है।
वाक्य में प्रयुक्त हमारा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हमारा शब्द क्या है, देखो संज्ञा है नहीं, ये क्या है, सर्वनाम है। क्रिया विशेषण है नहीं, क्रिया है नहीं, तो आज भी हमारा गौरव है। तो ये जो हमारा शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 82 है, मूल एवं मूल्य का क्रमशः है अर्थ है। देखो मूल एवं मूल्य का क्रमशः अर्थ है, तो मूल्य क्या होता है, कीमत होती है, और जो मूल होता है वो क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो इसका जो अर्थ आएगा वो आ जाएगा आरंभ और कीमत। इसका क्या आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, आरंभ और कीमत। क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव शब्द में प्रत्यय है। मानव शब्द देखो कैसे बनता है, मनु प्लस ऐसे बनता है। तो मानव शब्द में प्रत्यय कौन सा आ गया, ए प्रत्यय है। इसमें ऑप्शन कट गया है, आप डी ऑप्शन ले लो, ए। तो मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय हो गया, मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, गर्मी का मौसम के अर्थ में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द है। गर्मी में क्या यूज किया जाता है, राजस्थानी शब्द। तो गर्मी में हम कहते हैं उनालो। क्या कहते हैं गर्मी के लिए, उनालो। सियालो किसके लिए कहते हैं, सर्दी के लिए कहते हैं। अगुणो होगा नहीं, बंडो होगा नहीं, सियालो सर्दी का होता है। गर्मी का मौसम के अर्थ में क्या होता है, उनालो का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस भाषा विशेषज्ञ ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में ज्ञानात्मक युक्तियों, शब्दार्थ और भाषा संदर्भ पक्ष पर अधिक बल दिया है। किसने दिया है, मैक्स वेबर ने नहीं दिया, डैनियल डेविस ने नहीं दिया, जॉन पी डिस्को ने नहीं दिया। किसने दिया है भाषा पर अत्यधिक बल, चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजस्थानी की कौन सी बोली राजस्थान के बाहर मुख्यतः बोली जाती है। कौन सी बोली है जो राजस्थान के बाहर मुख्यतः बोली जाती है, मारवाड़ी पश्चिम में बोली जाती है, मेवाड़ी नीचे दक्षिण की तरफ बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर की तरफ बोली जाती है। तो राजस्थान के बाहर जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का प्रयुक्त अर्थ क्या है। सोने में सुगंध होना लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रहना नहीं है, थोती कल्पना करना नहीं है, प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है। सोने में सुगंध कब होती है, गुणों की अतिशयता होना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुणों की अतिशयता होना। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के संबंध में असत्य कथन हमको देखना है। मूल्यांकन अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाने की प्रक्रिया है, ये तो सत्य कथन है। मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विद्यार्थी के लिए पुनर्बलन का काम करती है, यही असत्य है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विद्यार्थी के लिए पुनर्बलन का काम नहीं करती है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए करती है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया, यही हो गया। मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। और अगला है, मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपादेयता और कमजोरी का भी परिचायक होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया केवल विद्यार्थी के लिए पुनर्बलन का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण में अभाव रहता है। किसका अभाव रहता है, देखो तकनीकी तो होती है, विषय वस्तु भी होती है, संचार साधन भी होते हैं। जो अभाव होता है वो किसका होता है, सामूहिक क्रियाओं का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विषुरोहण से फुर्तीला है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, सर्वनाम कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या करण कारक है। विषुरोहण से भी फुर्तीला है, यदि तुलना कराई जाती है तो वहाँ कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो मैंने आज आपको रीट लेवल फर्स्ट की भाषा सेकंड हिंदी के 90 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने आपके लिए रीट लेवल फर्स्ट की दोनों भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड हिंदी दोनों करा दी है। मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। इसके अलावा रीट लेवल सेकंड की शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट 3 के दोनों पेपर आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख लेना, उनकी व्याख्या भी मैंने आपको करा दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।